आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 71 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 53 रुपीज एबीसी में बांटना है। तो हम सबसे पहले एबीसी लिख लेते हैं। ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं, बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं। डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन है, शुरुआत हमेशा लास्ट पर्सन से करेंगे। तो सी को हम मान लेंगे कि इसके पास एक्स है और बी के पास 8 रुपए ज्यादा है, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स प्लस 8। ओके, और ए के पास बी से 7 रुपए ज्यादा है, इससे भी 7 रुपए ज्यादा है, तो इसमें 7 और जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना बन जाएगा 15। ओके, और सभी का अगर हम टोटल करें तो सभी का टोटल कितना दिया हुआ है, आपको दिया है 53। ओके, तो अगर आप इन सबको देखें तो ये टोटल हो रहा है आपका 3x और 15 प्लस 8, 15 और 8 हो रहा है 23, और इधर आपका हो रहा है 53। तो 3x होगा, 53 में से 23 गया तो ये आपका 30 बचेगा, और 3 से कैंसिल हुआ। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। x की वैल्यू अगर 10 है, मतलब c के पास कितने रुपए होंगे 10, इसके पास कितने रुपए होंगे, b के पास 18, और a के पास कितने होंगे 10 और 15, टोटल हो जाएगा 25। तो 25, 18 और 10, यही इनका रेशियो भी बनेगा। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। देखिए, आपसे बोला है 86,700 रुपए हमें एबीसी में बांटना है, और ए को जो मिलेगा वो बी को 90 पैसे, ए को अगर 1 रुपए मिलेगा तो बी को 90 पैसे मिलेगा। आप देखिए रेशियो बनाएंगे, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, है ना, ध्यान से समझिएगा। ए को अगर 1 रुपए मिलेगा तो बी को 90 पैसे मिलेंगे। तो 1 रुपए के बदले हम इसको अगर 10 मान लें कि अगर इसको 10 पैसे मिलेंगे, या आप चलो 100 मान लो, इसको 100 मिलेगा तो इसको 90 पैसा मिलेगा। ठीक है, और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले सी को 110 रुपए मिलेंगे। मतलब अगर इसको 100 रुपए मिलेंगे तो सी को कितना मिलेगा, 110 मिलेगा। ठीक है, इसका हमें रेशियो बनाना है। तो हम पहले तो ये देखें कि सभी में कॉमन क्या है। तो सभी से हम 0 हटा सकते हैं, 0 सब में कॉमन है। अगर आप 0 न भी हटाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर अपना कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर 9 है तो यहां 9, इधर 10 है तो इधर 10, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया रेशियो 100। इनका रेशियो आ जाएगा आपका 90 और इनका रेशियो आ जाएगा 99। तो ये एबीसी का रेशियो आ गया, और इनके पास टोटल अमाउंट कितना है 86700, और रेशियो कितना है तो 100 प्लस 90 प्लस 99। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए अगर 100 मान ले तो 290 एक कम कर देंगे 289। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि क्या ये 289 से कैंसिल होता है। तो 289 से कितनी बार कैंसिल हो सकता है, 3 बार हो रहा है क्या, 3 बार करेंगे, 7 कैरी हो जाएगा 2, 24, 25, 26 कैरी 2, और 6 और 2 8। यस, ये एग्जैक्ट 3 बार कैंसिल हो रहा है। तो आपको पता चल गया 1 की वैल्यू कितनी आ गई 300। और आपसे किसके बारे में पूछा है, आपसे पूछा है बी का भाग बताइए। तो बी का शेयर मतलब आपको बस 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो बी का हिस्सा आ जाएगा 27,000 रुपी। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल है। अगर ए को 1 रुपए मिलेगा तो हमने 100 पैसा मान लिया। ठीक है, कि अगर इसको 100 पैसा मिलेगा तो 90 पैसा, इसको अगर 100 पैसा तो इसको 110 पैसा, और 0 सब में कॉमन था तो 0 हमने सभी में से हटा दिया। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र और पत्नी और उसकी पत्नी और पुत्र को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। देखिए 3 लोग हैं, पुत्र मतलब सन, पत्नी मतलब हम लिख देते हैं वाइफ, और बेटी मतलब डॉटर, है ना। तो रेशो क्या है, पुत्र और पत्नी का रेशो 3:1 है, सन और वाइफ का रेशो 3:1 है, और वाइफ और डॉटर का रेशो भी क्या है 3:1 है। रेशो सेम है। ओके, यहां 3 है और इधर क्या आ जाएगा 1, तो रेशो क्या बनेगा 9, फिर रेशो कितना आ जाएगा 3, और इनका मल्टीप्लाई करोगे 1, ये रेशो आ गया। और टोटल जायदाद हमें बांटनी है। आपको एक बात इसमें ये कही गई है, पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले, मतलब डॉटर और सन में जो डिफरेंस है वो कितने का है 10,000 का है। तो आप रेशो में देखो दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो यहां डिफरेंस कितने का है 8 का, और रियल में डिफरेंस कितने का है 10,000 का। ओके, और पूछा किसके बारे में है, कुल जायदाद बताना है। तो उसकी कुल जायदाद कितनी है 9 + 1 + 3, टोटल उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 13 के इक्वल है। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर 10,000 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी, और 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, तो 8 से बेटर है हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें। तो 13, इसके आगे 10,000 के हमने 4 0 लगाए, और डिवाइड कर देंगे 8 से। तो देखिए जरा जल्दी से हम इसको डायरेक्ट आंसर पे टिक लगाएंगे। 8 से कितनी बार कैंसिल होगा, पहले एक बार, 8 × 1 = 1, 8 × 1 = 8,
फिर कितना बच जाएगा आपका 5 और 0 मतलब 8 इंटू 6 48, 8 6 48, 48 के बाद बचेगा आपका 2 और 0 तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 0 तो 16,250 रुपए ये उसकी टोटल प्रॉपर्टी होगी। तो कुछ नहीं था, रेशो बनाना था, सन और डॉटर लड़के और पुत्री का डिफरेंस है 8, रियल में डिफरेंस 10,000 है, 8 की वैल्यू 10,000, तो टोटल प्रॉपर्टी मतलब 13 की वैल्यू क्या होगी। ओके है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, किसी मिश्रित धातु के तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है। यदि इसी मिश्रित धातु के 17 किलोग्राम 500 ग्राम में 1250 किलोग्राम जस्ता और मिला दिया जाए तो तांबे जस्ते का नया अनुपात क्या होगा। देखिए, दो चीजें हैं हमारे पास, एक कॉपर है और एक जिंक है। तो कॉपर और जिंक, ठीक है, तांबे और जस्ते का अनुपात पहले कितना था, तो पहले आपको रेशो दिया था 5:2 और टोटल क्वांटिटी पता है कितनी थी, 17 किलो 500 ग्राम। तो 17 किलो 500 ग्राम को हम टोटल क्या लिख सकते हैं, 17 किलो मतलब 17,000 ग्राम, 17,000 प्लस 500, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 17,500 ग्राम, पूरा ग्राम में कन्वर्ट हो गया। इसको डिवाइड भी कर लो तो 5 + 2 कितना होता है 7, 7 से मैंने डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7 2 14, 7 दूनी 14, बचा 3 और 5, 7 इंटू 5 2500 ग्राम। ओके, सो 2500 का मल्टीप्लाई दोनों में करो तो 2500 इंटू 5, कॉपर की क्वांटिटी आई 12,500 और 2500 का डबल करा तो हमें जिंक की क्वांटिटी मिल गई 5,000 ग्राम। ओके, अब आपसे बोल रहे हैं कि 1250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया गया, ठीक है। 1250 जो है एक सेकेंड किलोग्राम है और यहां पर आपको ग्राम में दिया है, यहां एक्चुअली ना आई थिंक ग्राम होना चाहिए तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, ये ग्राम होगा और ये भी ग्राम होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर 1250 ग्राम जस्ता मिला दिया जाए, क्योंकि ये पूरा ग्राम में चल रहा है ना, तो 1250 ग्राम 1250 ग्राम और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये रेशो आ जाएगा आपका 12500 ग्राम और इसको अगर आप चेक करोगे तो 6250 ग्राम। ओके, सो 12,500 और 6,250, अगर आप ध्यान से देखें तो 6250 6,250 का डबल होता है 12,500, मतलब ये एक बार कैंसिल होगा तो ये 2 बार कैंसिल होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा 2:1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपने क्वेश्चन को बस ग्राम में कन्वर्ट किया, पहले दोनों की क्वांटिटी पता लगाई और आपसे बोला है कि 1250 ग्राम जिंक और मिला दें, जस्ता और मिला दें, तो इसको जोड़ना है, ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। 200 ग्राम की एक मिश्र धातु है, अगेन इसमें भी जिंक है और कॉपर है और इसका रेशो आपको गिवन है 5:3 और टोटल क्वांटिटी है 200 ग्राम। सो डिवाइड कर लो, 5 + 3 कितना होता है 8, 8 से डिवाइड करोगे 8 2 8 5 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25, 25 का 5 टाइम्स 25 का 5 गुना क्या होता है 125 ग्राम और 25 का 3 गुना क्या होता है 75 ग्राम। तो आपको पता चल गया कि दोनों की क्वांटिटी कितनी कितनी है, कितना तांबा मिलाया जाए, कितना कॉपर ऐड किया जाए जिससे नया रेशो 3:5 आ जाए, है ना। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कहा है कि आप ये देखो कि कौन सी चीज फिक्स है, कौन सी चीज कांस्टेंट है, किसमें चेंज नहीं आ रहा है। तो आपको क्योंकि तांबा कॉपर मिलाना है, ठीक है, कॉपर मिक्स करना है, मतलब जिंक में चेंज नहीं आएगा। अगर जिंक 125 है तो जिंक बाद में भी 125 ही रहेगा और अगर 3 की वैल्यू 125 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट नहीं कट रहा है। तो देखिए क्या होगा, 125 अगर 3 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इसको हम टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 125 का 5 टाइम्स होता है 625 और अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें तो 3 2 3 दूनी 6, फिर डिवाइड नहीं होगा और फिर हो जाएगा 3 से 8 बार 24 और बचेगा 1/3 किलो। ओके, तो अगर जिंक 125 kg है तो कॉपर कितना होना चाहिए, कॉपर कितना होना चाहिए बाद में 208 1/3। ओके, पर उन्होंने पूछा क्या है, कितना कॉपर मिलाया जाए, कितना तांबा मिलाया जाए। तो देखिए आप आखिरी में क्या करेंगे, कॉपर अभी हो गया है 208 1/3 और ये पहले था 75, तो इसको माइनस करो, 1/3 एज इट इज आएगा, 8 में से 5 गया 3, 20 में से 7 गया 13, मतलब हमने इतना कॉपर एक्स्ट्रा ऐड करा है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किलो या ग्राम मैंने जो भी करा हो, यूनिट आप सेम कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन ग्राम में है तो यहां भी ग्राम आएगा।
ओके है, समझ में आया। तो हमने ये पता लगा लिया कि बाद में इतनी क्वांटिटी चाहिए, इतनी पहले से है, माइनस करो, इतना और ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन हैं ये सारे। आपसे बोला एक मिश्र धातु के 200 ग्राम में अगेन कॉपर और जिंक है, और इस बार रेशो कितना है, 2:3 है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 200 ग्राम। सो 3 + 2 5। अब ये सब चीजें आपको ना बिना लिखे करनी है, ये सब दिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 80 ग्राम और ये हो जाएगा आपका 120 ग्राम। ठीक है। अनुपात को 3:2 करने के लिए कितनी कॉपर मिलानी होगी? ठीक है, देखो रेशो हमें क्या बनाना है, अभी 2:3 है, इस रेशो को 3 और 2 बनाना है, और आपसे बोल रहे हैं कितना इसमें कॉपर मिलाएं। ठीक है, कॉपर मिक्स करना है, मतलब जिंक कांस्टेंट है, हम जिंक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिंक 120 है तो बाद में भी जिंक 120 ही रहेगा। 2 की वैल्यू 120, मतलब ये 60 टाइम्स हो रहा है, 60 गुना हो रहा है, तो इसका 60 गुना करो। इस हिसाब से कॉपर कितना हो जाना चाहिए, 180। तो कॉपर पहले 80 था, बाद में ये 180 हो रहा है, मतलब कितना ग्राम कॉपर बढ़ रहा है, 100 ग्राम। बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? जिंक 120 है, बाद में भी 120 ही रहेगा। तो 2 की वैल्यू 120 हो गई, तो 3 की वैल्यू 180, दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 100 ग्राम का आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, हार्ड इन द सेंस कि आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो हम इसको कैसे करेंगे, दो भाई हैं COD। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, दो भाई हैं COD और इनकी जो सेविंग्स है, जो बचत है, उसका रेशो है 5 और 6, मतलब उनके पास जो भी पैसा हो वो किस रेशो में है, 5:6 में है। ठीक है, फिर वो अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेते हैं और गिफ्ट की जो प्राइस होती है, जो गिफ्ट की प्राइस है वो किस रेशो में शेयर करते हैं, तो वो शेयर करते हैं 4:5 में। ओके, उसके बाद C के पास 3/4 पैसा बचता है ना। देखो ये उनका टोटल अमाउंट है, सेविंग से कंफ्यूज मत हो, आप ये समझ लो कि इतना पैसा उनके पास था, फिर उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट खरीदा, गिफ्ट खरीदने के बाद C के पास 3/4 अमाउंट बचा, जो भी था उसका 3/4 बचा, और D के पास एग्जैक्ट रुपी में दिया हुआ है 497। तो आपको बताना है गिफ्ट की वैल्यू क्या थी, गिफ्ट की प्राइस क्या थी। क्लियर है? अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं इसका एकदम शॉर्टकट तरीका, अगर आपको सॉल्व करना ही नहीं है, ये एज इट इज एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और एकदम शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो गिफ्ट को उन्होंने शेयर करा 4:5 में, 4 + 5 कितना होता है, 9, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 9 के मल्टीपल में आएगा, 9 से डिवाइड होना चाहिए। सो अगर आप देखोगे 215, तो 215 9 से डिवाइड होता है क्या, आपको यहां पे डिविजिबिलिटी लगाना है, विभाज्यता का नियम लगाना है। तो 5 2 7 और 1 8 नहीं होता, नंबर्स का सम करते हैं, अंकों का योग करते हैं, तो इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। 5 6 और 1 7, इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। 5 4 9 और 1 10, इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। 9 से डिविजिबल केवल एक ही वैल्यू आ रही है, 315, मतलब गिफ्ट की प्राइस क्या है, 315 रुपए। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया बिना ज्यादा मेहनत के, और रियल में ये ऑप्शंस एग्जाम में आए हुए हैं, क्वेश्चन एज इट इज लिया है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, पर ये ऑप्शन वाली मेथड हो गई। अब आपको करना है कि नहीं सर हमें तो पूरा करना है, तो मैं आपको एक्स से नहीं बताऊंगा, आप इसको कहीं भी देखना आपको एक्स वाली मेथड मिलेगी। मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं क्या हम कर सकते हैं। देखिए उनके पास पैसा 5:6 में था, गिफ्ट की वैल्यू 4:5 में उन्होंने शेयर करी। सबसे पहले आप फोकस करिए C पर। C के पास 3/4 पैसा बचा। 3/4 का मतलब क्या है कि अगर उसके पास 4 रुपए थे तो अब उसके पास 3 रुपए बचे, मतलब उसने गिफ्ट में कितना शेयर दिया होगा, 1 दिया होगा। आ रही बात समझ में? अब हम इसको थोड़ा सा सही बनाएंगे। देखो अगर उसके पास 4 रुपए थे, इस चीज को समझना, मैं इन दोनों को लिंक करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अगर उसके पास 4 रुपए थे तो 1 रुपए गिफ्ट में दिया, तो उसके पास रिमेनिंग शेष कितना बचा, शेष बचा 3। लेकिन गिफ्ट में उसने दिया कितना, एक्चुअल में 4 दिया। तो अगर मुझे इसको 4 बनाना है तो सब में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सब में 4 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मुझे एक चीज पता चली, ठीक है, कि अगर उसके पास 16 रुपए थे तो उसने 4 रुपए गिफ्ट में दिए, तो उसके पास बचे कितने, 12 रुपए।
लेकिन यहां पे तो रेशो क्या है, 5 है, यहां 16 है। अब मैं इन दोनों को भी इक्वल करना चाहता हूं, तो मैं फिर 5 का गुणा कर देता हूं, तो 5 का गुणा फिर सब में होगा, है ना। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा 80, ये क्या बन जाएगा 20, और ये क्या बन जाएगा 60। ठीक है, मतलब अगर उसके पास 80 रुपए थे तो उसने 20 रुपए का गिफ्ट दिया, तो उस देखो एक बार हमने गुणा यहां किया है, एक बार गुणा यहां किया है। हमने क्यों करा, ये पूरा खेल शुरू किससे हुआ है, इस 3/4 से। 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 उसके पास बचा, है ना। मतलब अगर उसके पास 4 रुपए थे तो अब कितने बचे, 3। तो 4 रुपए थे, 3 बचे, मतलब गिफ्ट में कितना दिया, 1। लेकिन गिफ्ट में रियल में कितना दिया, 4। तो मैंने पहले 4 से गुणा किया, लेकिन टोटल पैसा 16 है, जबकि टोटल तो 5 होना चाहिए। तो 5 के मल्टीपल में लाने के लिए मैंने 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर उसके पास 80 रुपए थे तो 20 का गिफ्ट खरीदा, उसके पास बचा कितना, 60। अब एक बात सुनो, अगर 5 की वैल्यू, ये जो सी की बात चल रही है, ये पूरी बात किसकी चल रही है, सी की। तो 5 है, जबकि हमने इसको 80 बना दिया, तो 5 से 80 बन गया, मतलब ये कितना गुना हो गया, 16 गुना। तो डी के लिए भी क्या करना पड़ेगा, 16 गुना करना पड़ेगा। तो इसको भी 16 गुना कर दो, तो इसका कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसने अगर 20 रुपए दिए, इसने अगर 20 दिए, तो 4 का 20 मतलब ये 5 गुना है। तो इस हिसाब से इसने कितना दिया होगा, इसने 25 दिया होगा। तो इसने 25 रुपए गिफ्ट में दिए, तो इसके पास कितना बचा, ठीक है। तो इसके पास बचा 1 और इधर से बचा 70। तो आपको पता चल गया कि इसके पास अगर 60 रुपए बचे होंगे तो इसके पास कितने बचे होंगे, 71। लेकिन रियल में डी के पास कितना बचा, 497। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इसके आगे मैं यहां लिखूंगा, डी के पास बचे हैं 497, जबकि रेशो में कितना बचा है, 71। ओके, ध्यान से देखो तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 7 आ गई। और आपसे पूछा है गिफ्ट की प्राइस बताओ, ठीक है, गिफ्ट की प्राइस बतानी है। तो गिफ्ट में इसने 20 दिया, इसने 25 दिया, मतलब गिफ्ट की टोटल प्राइस कितनी होगी, 45 होगी। तो 7 इंटू 5, 35 का 5 कैरी हो गया 3, 7 इंटू 4 हो गया 28, 28 प्लस 3। तो गिफ्ट की टोटल प्राइस कितनी आएगी, 315। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखने में आपको जरूर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एक बार खुद से करना, आप बहुत जल्दी इसका आंसर ले आएंगे, है ना। पहले हमने इस रेशो को सेट किया, यहां 4 था तो मुझे यहां 4 लाना था, पर यहां 5 है और यहां 16 है, तो मैंने 5 का गुणा और करा और ये सेट हुआ, ये अपने आप सेट हो गया। भाई 5 की वैल्यू 80 आई, तो उस हिसाब से 6 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, उस हिसाब से 6 की वैल्यू 96 आनी चाहिए। और यहां गिफ्ट की वैल्यू 20 है, तो गिफ्ट की वैल्यू अगर 4 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू 25 होनी चाहिए। बस इसके आगे आपको समझ आ ही गया होगा कि हमने क्या किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए को अगर 1 रुपए मिले, देखो 1 रुपए को वापस लिख लो 100 पैसा, तो बी को कितना मिलेगा, 80 पैसा। और अगर बी को 1 रुपए मिले, बी को 1 रुपए मिले, तो सी को कितना मिलना चाहिए, सी को 1 रुपए 40 पैसा। 1 रुपए 40 पैसा मतलब 140। ठीक है, वापस से आप पहले तो इनका जीरो हटा दोगे, एक सेकेंड, ये आपका जीरो हो गया, हट गया इसका जीरो हटेगा, इसका जीरो हटेगा तो 10 रहेगा, और अगर इसका जीरो हम हटाएंगे तो 80 चला जाएगा, और ये है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, रेशो बनाना है। ये 10 इधर आएगा, 8 है तो 8 इधर जाएगा, ये आपका बन गया 100, ये आपका बन गया 80, और ये आपका बन गया 14 8 112, 14 112। ओके, और टोटल पैसा हमारे पास कितना है, टोटल पैसा है 2920। इसको डिवाइड करना है, तो आप इन सब का टोटल करेंगे 100 प्लस 80 प्लस 112। तो ध्यान से देखोगे तो इनका टोटल आ रहा है 292, जबकि हमारे पास 2920 है, मतलब 1 की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी बार कट रहा है, 10 बार। तो 1 की वैल्यू 10। किसके बारे में पूछा है, सी को बी से कितना ज्यादा मिला, सी को बी से कितना ज्यादा मिला, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 32 का। 1 की वैल्यू 10, तो 10 की वैल्यू कितनी 32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320। मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इसमें फास्ट बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 12 21 8 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, 12 21 8, ठीक है, 8 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। तो हमने सीखा है कि
आपको मैंने बताया था a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, या इनका मल्टीप्लाई इधर होता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ये a है, ये b है, ये c है और d निकालना है। तो a कितना है 12, d आपको निकालना है। b कितना है, तो b आपके पास है 21 और c कितना है 8। तो d अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 21 इंटू 8 और अपॉन में आ जाएगा 12। 4 3 जा 4 2 जा, 3 से कैंसिल हुआ 7 बार, 7 का दुगना, आपको पता चल गया कि d की वैल्यू कितनी आएगी 14। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80। 2 की पावर 1.5 और 2 की पावर 0.5 का रेशो क्या होगा। 2 की पावर 1.5 और 2 की पावर 0.5 का रेशो क्या होगा। 1.5 को आपको पता है, 1.5 का मतलब होता है 3/2। 3 में 2 का भाग दोगे तो 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। और 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2। तो इसको पहले तो ऐसे लिखो। और आपको पता है कि अगर कोई चीज a रेशो b है तो हम उसको a अपॉन b लिख सकते हैं। ओके, तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 3/2 अपॉन में 2 की पावर 1/2। ठीक है, ये 3/2, 3 में 2 का भाग दोगे 1.5, 1 में 2 का भाग दोगे आधा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि अगर x की पावर m हो और x की पावर n हो तो हम उसको x की पावर m माइनस n लिख सकते हैं, है ना, ये भी आपको पता है। तो इसको मैं क्या करूंगा, या इतना नहीं करना है, चलो आप एक काम करो, इतना मत कंफ्यूज हो जाओगे। इसको आप 1.5 रहने दो और इसको आप 0.5 ही रहने दो। ठीक है, एकदम वैसे ही करते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1.5 माइनस 0.5, तो अल्टीमेटली ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2 की पावर 1 और नीचे कुछ है क्या, नहीं है। तो 2 की पावर 1 मतलब 2, नीचे 1 है, तो इसका रेशो क्या बनेगा 2:1, मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। 1.5 में से 5 माइनस होगा, ये रूल आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हम घातांक करनी सर्ड्स एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा, है ना। तो 1.5 में से 5 गया, 1 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा इसलिए 1 है, तो 2:1, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, सिंपल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है। m और n का जो रेशो है वो क्या गिवन है, वो आपको गिवन है 3:2। तो 4m प्लस 5n का रेशो बनाना है आपको 3m माइनस 5n से। ओके, सो ये आपका होगा 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, इसका रेशो बनेगा 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2। ओके, तो 4 और 3 12, 12 और 10 टोटल कितना हो गया आपका 22। ठीक है, 9 और 9 में से आप 10 माइनस करोगे। ओके, ये माइनस में जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, 4m प्लस 5n रेशो 3m माइनस 5n। ओके, तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9 और इधर आ जाएगा आपका माइनस का 10, तो ये आ गया आपका 22 और इधर आ जाएगा आपका कितना, 9 में से आप 10 करोगे तो ये माइनस का 1 आ रहा है। कुछ इसमें थोड़ी सी कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे। इज इक्वल टू 3 इंटू 3 हो गया 9, 5 इंटू 2 हो गया 10, और यहां पर और कुछ हमने नहीं किया है, 4 इंटू 3 5 इंटू 2। ओके, और यहां पे चलो इसको एक बार चेक करते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। कुल आय उसकी ये है, देखिए टोटल उसकी इनकम है 7250। ओके, और उसके खर्च और बचत, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर और बचत मतलब हो गया सेविंग्स, जिसका रेशो क्या है, उसका रेशो है 26:3। आपसे बोला है उसकी बचत बताइए, सेविंग्स बताइए, तो ये उसकी टोटल इनकम है, तो उसकी इनकम कितनी होगी 26 + 3 मतलब कितना हो गया 29। ये 29 की इक्वल में इससे आपको 1 की वैल्यू कुछ मिलेगी, और आपसे पूछा है उसकी बचत बताओ, बचत मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से। ओके, तो इसको कैंसिल करके देखते हैं, 29 से ये कितनी बार कैंसिल हो सकता है, तो 29 का पहाड़ा हम 3 बार तो नहीं ले सकते, 29 2 जा 29 दूनी 58 और बचेगा 145, और 29 से 5 बार और कैंसिल, ये 250 बार कटेगा, और आपको सेविंग्स बताना है मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 750 रुपी, 750 रुपए। क्लियर है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83।
एक धनराशि को पी क्यू आर में 2, 7, 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पी क्यू का हिस्सा आर के हिस्से के बराबर है। पी और क्यू के हिस्सों का अंतर बताइए। देखिए सिंपल है, पी क्यू और आर का रेशो कितना दिया हुआ है, 2:7:9, और आपसे बोला है पी और क्यू का हिस्सा आर के बराबर है। दिख ही रहा है, पी और क्यू 9 है और आर भी कितना है, 9 है। ठीक है, तो पी और क्यू के हिस्सों का अंतर बताइए। पी और क्यू के हिस्सों का आपको अंतर बताना है, और यहां पे रुपीज आपको दिया हुआ है क्या? रुपीज तो कुछ भी नहीं दिया है, और अगर रुपीज में कुछ नहीं दिया है और ऑप्शन रुपीज में, मतलब आंसर क्या आएगा, इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट, है ना, मतलब आप इसका आंसर नहीं दे सकते। क्लियर है? ठीक है, यहां पे इनएडिक्वेट आएगा, इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट, एडिक्वेट नहीं है, इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। आपसे बोला है ए और बी का रेशो, ए और बी का रेशो क्या दिया हुआ है, 1/2 रेशो 3/8। देखो 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 4 × 1 4, 3 का 3 ही रहेगा। बी और सी का रेशो बनाए तो बी और सी का रेशो क्या बनेगा, 1/3 रेशो 5/9। अगेन 3 से 3 कैंसिल होगा तो रेशो क्या बनेगा, 3:5। इसी प्रकार सी और डी का रेशो भी बना लेंगे हम जल्दी से। तो सी और डी का रेशो क्या हो जाएगा, 5/6, और ये हो जाएगा आपका 3/4। क्लियर है? अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो चलो इसको तो कैंसिल कर लेते हैं। ये हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको मैंने सिखाया है, और 6 का ट्रिपल हो जाएगा आपका 18। ये कैंसिल हो गया तो 2 से 10 टाइम्स और 2 से 9 टाइम्स। क्या पूछा है, ए बी सी डी बताना है, सभी को मर्ज करना है बस आपको। तो ए बी सी डी का रेशो क्या होगा, ये आपका आ गया 4:3, ये आपका आ गया 3:5, और ये आपका आ गया 10:9। ओके, सबको सॉल्व करना है। यहां 3 आ जाएगा, यहां भी 3 आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा, यहां पर 3, यहां पर 10 और यहां पर भी 10। सबको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन गया 12, मतलब 120। ओके, इसको सॉल्व करा तो ये आ गया आपका 90, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 150, और इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 135। और ये सभी अभी 5 से कैंसिल और हो सकते हैं, तो अगर सबको 5 से कैंसिल करें, डायरेक्ट लिख देता हूं, 5 से कैंसिल होने के बाद और किसी से भी, ये सभी 15 से भी तो कैंसिल हो सकते हैं। सो 15 से कैंसिल होगा 8 बार, 15 से कैंसिल होगा 6 बार, 15 से कैंसिल होगा 10 टाइम्स, और 15 से कैंसिल होगा 9 टाइम्स। तो आपका जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, 8, 6, 10, 9। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 8, 6, 10, 9, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, x इज इक्वल टू, देखिए क्या बोला है, x इज इक्वल टू 1/3y। तो आप कुछ मत करो, x यहीं रहने दो, y नीचे ले आओ, तो क्या बचेगा 1/3। तो आपको x और y का रेशियो मिल गया 1/3। ऐसे ही क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1/2z, तो y/z इज इक्वल टू 1/2। तो अब आपको बस इन्हें मर्ज करना है, x रेशो y रेशो z। तो x और y कितना है, 1/3, y और z कितना है, 1/2। ओके, सो यहां 1 आ जाएगा और यहां 3 आ जाएगा, 1, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 6, 136 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है, ए की वार्षिक आय क्या होगी? देखिए सिंपल है, ए और बी का आपको जो रेशो है वो कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 4:3। ओके, और ये इनकम का रेशो है। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है, तो वो है 3:2। और आप अगर ध्यान से देखें तो इसकी सेविंग्स भी 1 है और इसकी सेविंग्स भी 1 है। ओके, और रियल में सेविंग्स कितने की है, 600 की है। सो 1 की वैल्यू 600 आ गई। आपसे पूछा है, ये पूरा वार्षिक है, पूरा एनुअल ही चल रहा है, और ए के बारे में पूछा है कि ए की वार्षिक आय बताओ। तो ए की वार्षिक आय मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2400 रुपी। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक शीट में कुछ अलग है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2400 आएगा इसका आंसर। ओके, अगर डिफरेंस अलग अलग होता तो हमें दिमाग लगाना पड़ता, डिफरेंस सेम था तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। क्वेश्चन नंबर 87। दो व्यक्तियों की आय 5 और 3 के अनुपात में है और उनका खर्च का अनुपात और इस बार उनकी बचत भी अलग अलग है। अगर सेविंग्स अलग अलग है तो इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा। तो देखिए इनकी इनकम का रेशो क्या है, 5x और 3x।
इनकम में से हम सेविंग्स माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आता है ना। तो इसकी सेविंग्स है 2600, इसकी सेविंग्स है 1800 और एक्सपेंडिचर का रेशो उसके बाद क्या आ रहा है 9/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। 5 × 5 कितना हो जाएगा आपका 25x और ये 2600 × 5 कितना होता है 13,000। ओके, ऐसे ही 9 × 3 कितना हो जाएगा आपका 27x और 18 9 16200। ओके, 27 में से 25 गया तो आपके पास बचा 2x और ये इस तरफ आएगा तो प्लस, लेकिन माइनस होगा तो बचेगा 3200। 2 से कैंसिल हुआ, x की वैल्यू मिल गई आपको 1600। अब किसके बारे में पूछा है? आपसे पूछा है उनकी दोनों की आय बताना है, मतलब एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1600 × 5 8000 और ट्रिपल करेंगे 4800। ये आपको दोनों की इनकम पता चल गई। तो इसको आपको इसी तरीके से करना है, यही सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात, मतलब विमेन और मेन का रेशो क्या गिवन है? ये आपको गिवन है 3:2। ओके, 20 पुरुष और आ जाते हैं। देखिए आप इसको ऐसा करिए, ऊपर विमेन है और नीचे मैन है, तो ये 3x हो गया, ये 2x हो गया। ओके, 20 पुरुष और आ जाते हैं, 20 मैन और आ जाते हैं। ओके, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो रेशो बन जाता है कि पुरुष और आ जाते हैं तो अनुपात 2:3 बन जाता है। बस इसको सॉल्व करना है, इसको इधर करो, इसको इधर। तो 3 × 3 क्या हो जाएगा आपका 9x, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4x और 2 × 20 हो जाएगा 40। 9 में से आप 4 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5x और ये आपका हो गया 40। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई आपके पास 8। पूछा क्या है? महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। महिलाएं मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो 8 3 8 3 24, आंसर आ जाएगा आपका 24। ओके है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कॉइन्स वाले क्वेश्चन है ये। एक बैग में 3 प्रकार के कॉइन्स हैं, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के, और टोटल कॉइन्स कितने हैं 175 और सभी की राशि बराबर है, सबकी वैल्यू बराबर है। तो देखिए 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है और सभी की वैल्यू का रेशो, ठीक है, इक्वल है। मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ओके, और टोटल कॉइन्स कितने हैं? तो 175 है। वैल्यू के केस में ये मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि हम इन्हीं को वैल्यू मान लेंगे। 1 रुपए के एक रुपए के, ये सारे रुपीज हैं, ऊपर है ना, रुपीज है। तो 1 रुपए के सिक्के से 1 बनेगा, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो क्या बनेगा? 1 बनेगा। 1 रुपए के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 2। 1 रुपए के अंदर 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? तो 4। तो 4 2 6 और 1 7, 7 से डिवाइड करो। 7 2 7 दूनी 14 और 7 × 5 35। 1 की वैल्यू 25। पूछा क्या है? कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको बताना है टोटल वैल्यू कितनी है। तो 20 वैल्यू बतानी है तो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 25 टोटल वैल्यू का रेशो कितना है 3, तो 25 का डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 × 3, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 रुपी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और हमने 1:1:1 एक अनुपात 1:1 क्यों लिया? क्योंकि आपसे कहा है कि ये सभी बराबर हैं। आपसे बोला है सिक्कों की राशि बराबर है ना। ईच काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम, मतलब सभी की वैल्यू बराबर है। क्वेश्चन नंबर 90, सिंपल वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है ये। आपसे कहा है A:B:C इज इक्वल टू 7:3:5। ओके, और आपसे कहा है A + B + C रेशो 2A + B - C। आपको बस वैल्यू रखना है। तो A + B + C मतलब इनका टोटल ही करना है। तो इनका टोटल कितना आएगा? 15 आ जाएगा। इधर चले तो 2A, तो 7 का डबल क्या हो जाएगा 14। B मतलब क्या हो जाएगा 3 और C मतलब क्या हो जाएगा 5। तो ये आपका 15 ही आएगा। और इसको अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 + 3, 14 और 3 17, 17 में से 5 गया, कितना हो गया 12। 3 से कैंसिल हुआ 5 बार, 3 से कैंसिल हुआ 4 बार, आंसर आएगा आपका 5:4। कौन सा ऑप्शन है? डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है
और इसको करने के दो मेथड होते हैं, पहला ऑप्शन से कर लो, दूसरा आप इसको मेथड से कर लो। तो पहले मैं आपको ऑप्शन से करना बता देता हूं कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। आपको अल्टीमेटली क्या बनाना है, इन सबको एक प्रोपोर्शन बनाना है, समानुपात बनाना है। मतलब ये वाला रिलेशन आना चाहिए कि जो संबंध इनका वही संबंध इनका। तो आपके पास नंबर क्या क्या है, 6, 7, ओके, और दूसरे नंबर क्या है 15 और 17। पहले मैं आपको ऑप्शन मेथड बता रहा हूं। आप सबसे पहले 6 उठा लीजिए, सब में 6 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12, ये क्या बन जाएगा 6 और 13, ओके। ये कितना बन जाएगा, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, और 17 और 6 कितना हो जाएगा 23। तो क्या इनका संबंध मैच कर रहा है क्या, इधर 12 13 उधर 21 23 से मैच नहीं कर रहा है, 6 गलत आंसर है। 5 कर लेते हैं, तो 5 और कितना हो जाएगा 11, इसमें 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 12, ओके। इसमें 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 20, इसमें 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 22, ठीक है। 11 और 12 यहां पे आ रहा है, देखो ये 11 12 है, लेकिन ये क्या है 20 और 22 है, मतलब इनका कनेक्शन मैच नहीं कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्या है 4, तो 6 और 4 कितना होता है 10, और इधर 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। फिर आगे बढ़ेंगे, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, और 17 और 4 कितना हो जाएगा 21। अभी भी संबंध मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ओके। लास्ट 3 तो सही होना ही चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 9, और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 15 और 3 कितना हो जाएगा आपका 18, और 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। एक यहां पे कंफ्यूजन ये है 5 बेस है यहां पे, एक बार हम 5 को चेक कर रहे हैं, ये हमने ऑप्शन कौन सा रखा 3, और अगर हम ऑप्शन को 5 रखते हैं तो देखिए 6 और 3 कितना आ गया था हमारा, सॉरी 6 और 5 कितना आ गया था 11, और 6 और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, ओके। इधर देखें तो 15 और 5 कितना हो रहा था 20, और 17 और 5 अच्छा 22 हो रहा था, सॉरी 11 12 है, और इधर 11 देखो 11 और 12, इधर आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो 10 और 11 का रिलेशन आ रहा है, इसलिए गलत है। तो आपका एक ही ऑप्शन सही बैठ रहा है, और वो कौन सा है, देखो 9 और 10, और अगर आप इसको भी कैंसिल करोगे तो ये भी क्या बनेगा 9 और 10 ही बनेगा। तो इधर भी 9:10 है, इधर भी 9:10 है, मतलब केवल 3 को रखने पर ही आपका आंसर सेट हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऑप्शन से कर लो। अगर आप इसको ऑप्शन से नहीं करना चाहते हो तो फिर इसकी मेथड क्या होती है वो मैं बताता हूं। देखो इसकी मेथड ये होती है कि सभी में क्या जोड़ा जाए, तो 6 + x रेशो सबको हम लिखते जाएंगे, 7 + x प्रोपोर्शन 15 + x एंड 17 + x, ओके। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ओके। तो हमारा रूल क्या होता है, हमने अभी सीखा था a × d = b × c होता है। तो a कितना है आपका 6 + x, और d कितना है 17 + x, इक्वल में b क्या है आपका 7 + x, और ये क्या हो जाएगा आपका c 15 + x। अब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई दोनों में, 17 और 6 कितना हो जाएगा 102, ठीक है, और 6 और x कितना हो जाएगा 6x, 7 फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17x हो जाएगा, और x × x हो जाएगा x का स्क्वायर। इसी प्रकार 7 और 5 का करेंगे 105, फिर 7 और x का करेंगे, फिर 15 और x का करेंगे, और लास्ट में x × x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो इधर 105 है, इधर 102 है, 105 में से 102 गया तो कितना आ गया 3। इधर आप इनको टोटल करोगे तो 17 और 6 होता है 23, और 15 और 7 कितना होता है 22। तो 23 में से 22 गया तो कितना बचेगा x, तो आपको इससे आंसर मिलेगा x की वैल्यू कितनी है 3। तो ये इसकी मेथड है, इस तरीके से आप कर सकते हो। समानुपात के बारे में आपको पता है, और ये हमने बेसिक में ही पढ़ा था कि ऐसा क्यों लिखते हैं। नहीं पढ़ा है, भूल गए हो, वहां से देखो आपको याद आएगा, पहली वाली क्लास में ही ये मैंने आपको बताया है ना। तो सब में क्या जोड़ें, इसलिए सब में हमने क्या लगाया +x, और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 92, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो फेयर है, जो किराया है, वो कितना है 4:1 है, ओके। और यात्रियों का अनुपात मतलब जो संख्या का अनुपात है वो कितना है 1:40। तो अगर आप देखो ये क्या है, ये है प्राइस या ये है टिकट का प्राइस, और ये है पैसेंजर्स। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे टोटल वैल्यू आपको पता चलेगी ना। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 4,
और ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 40। रेशो बनाओगे तो रेशो क्या बनेगा 1:11, लेकिन टोटल वैल्यू, टोटल खर्चा कितना हुआ है 1100, तो टोटल 1100 है। और आप अगर यहां पे देखें, अच्छा सॉरी 10, टोटल कितना आ जाएगा 10, तो सॉरी टोटल आ जाएगा आपका 10 + 1 11, तो 11 से कैंसिल करा, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 1 की वैल्यू आ रही है 100, तो इसमें कितना होगा, इसका आ जाएगा आपका 100 रुपी, और इसमें कितना होगा, इसमें आ जाएगा आपका 1000 रुपी। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है प्रथम श्रेणी से प्राप्त किराया ज्ञात कीजिए, तो प्रथम श्रेणी से कितना किराया प्राप्त हुआ है 100, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसकी मेथड बता दी है, अब हम इसको ऑप्शन से कर लेंगे। तो हम सब में डायरेक्ट करते हैं, सब में पहले 1 प्लस कर लेते हैं, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 14 + 1 हो जाएगा 15। हम पहला वाला ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं ना, ये वाला। फिर इसके बाद प्रोपोर्शन लगाएं, 14 और सॉरी एक 6 था और 14 था, ठीक है। 18 + 1 कितना हो जाएगा आपका 19, और 38 + 1 कितना हो जाएगा 39। मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा वाला ट्राई कर लेते हैं, 6 + 2 कितना हो गया 8, 14 + 2 कितना हो गया 16, ओके। फिर 18 + 2 कितना हो गया 20, और 38 + 2 कितना हो गया 40। ये डबल है तो ये भी डबल है, ये वाला ऑप्शन सेट हो रहा है, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, मतलब बी, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। देखिए 94 में क्या है, ए और बी और सी का जो रेशो है वो 3 और 2 है। यहां आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहां वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ए और बी का रेशो भी 3:2 है, और बी और सी का रेशो भी 3:2 है। ओके, सो हम अपनी कॉमन मेथड का ही यूज कर लेते हैं। यहां 3 आ जाएगा और यहां 2 है, तो इधर 2, ये आपका आ गया 9, ये आ गया आपका 6, और ये आ गया 4, ये रेशो आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, ए की आय का तीसरा भाग, ए की इनकम का थर्ड, तो ए की इनकम है 9, उसका थर्ड निकालोगे तो 1/3 निकालोगे तो 3 आएगा। और सी का चौथा भाग, सी की इनकम कितनी है 4, इसका 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा 1। ओके, इसका जो थर्ड है और इसका जो 1/4 है, इनमें कितने का डिफरेंस है, 1000 का डिफरेंस है। लेकिन रेशो में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 2 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 500। 1 की वैल्यू 500, तो आपसे पूछा है बी की इनकम बताओ। बी की इनकम मतलब आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है बस, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3000। ओके, समझ आया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला 3000। कुछ नहीं करना था, आपसे एक बार और बता रहा हूं मैं, ए का 1/3 निकालो और बी का 1/4 निकालो। तो ए का 1/3 निकाला तो 3 आया, बी का 1/4 निकाला तो 1 आया। तो इसका ए का शेयर बी से 1000 ज्यादा है। ज्यादा या कम, लेस या मोर का हमेशा मतलब होता है डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का, और रियल में डिफरेंस कितने का है 1000 का। 2 की वैल्यू 1000, 1 की वैल्यू 500 इंटू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इसको एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, क्या कहा जा रहा है यहां पे। एक महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां भी आ जाए तो नया अनुपात 9 और 7 हो जाता है। देखिए सिंपल हम इसको करेंगे, बॉयज और गर्ल्स पे हमें बेस्ड क्वेश्चन दिया है। तो बॉयज को ले लो 5x और गर्ल्स को ले लो 3x, ये 5 और 3 है, ठीक है। 50 लड़के चले जाते हैं, सो लड़के गए -50 एंड लड़कियां आई तो +50, और नया रेशो क्या बन जाता है, नया रेशो बन जाता है 9:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर दो। तो ये आपका आ गया 35x, ये हो गया आपका 350। ओके, 9 इंटू 3 कितना हो गया आपका 27x, और 9 5 45 मतलब 450, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे 35 में से 27 माइनस होगा तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 8x, और इन दोनों को प्लस करोगे 4 3 7 8 800, तो आपको पता चल गया x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 100। और अगर x की वैल्यू 100 है तो आपसे पूछा है लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के मतलब कितना 5, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी 500। कौन सा आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96, ये सेम क्वेश्चन हमने किया है, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है
कुछ ही क्वेश्चंस में, बस लैंग्वेज चेंज है। आप 30 और 20 मानकर करोगे, 20% लड़के और 25% जो लड़कियां, उन्हें स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 20% को नहीं मिलती है मतलब 80% को मिलती है, और 25% को नहीं मिलती है तो 75% को मिलती है। तो ये आ रहा था 24, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, टोटल करा, टोटल कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, 39। तो 39 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है आउट ऑफ 50 इंटू 100। ओके, तो 50 से कैंसिल होगा 2 बार, 39 का डबल, आप कहोगे 78% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है। इसको मैंने फास्ट बताया है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 97, एमबीए चयन प्रक्रिया में चुने गए और न चुने गए, मतलब देखो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड जो बच्चे हैं या नॉन सिलेक्टेड जो बच्चे हैं, उनका रेशियो क्या है, 11/2। तो आप इसको 11x, इसको 2x मान लो। 40 कम लोगों ने आवेदन किया होता, ठीक है, 40 अगर कम लोग आवेदन करते और 20 कम चुने गए होते तो चयनित और अचयनित लोगों का अनुपात 10:1 होता। देखो, हमसे कहा गया है कि टोटल अगर 40 लोग कम अप्लाई करते, तो पहले तो आप ये देखो कि टोटल क्या है, ऊपर 11 है और 2 है, तो इनका टोटल कितना आएगा, 13। तो हमें ऊपर लेना पड़ेगा टोटल। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 13x, और नॉन सिलेक्टेड, ठीक है, जो सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड जो बच्चे हैं वो कितने होंगे, 2x। अगर 40 कम आते, अब हम इसको माइनस कर सकते हैं, और 20 अगर कम सिलेक्ट होते तो उनका रेशो क्या बनता, उनका रेशो बनता 10:1। अब 10:1 भी किनका है, ये सिलेक्टेड है और ये अनसिलेक्टेड है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11, और नीचे अनसिलेक्टेड का कितना आएगा, 1। इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13x - 40 ही रहेगा। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 22x आएगा और 220 आ जाएगा। क्लियर है, 22 में से 13 माइनस करेंगे तो आपका 9x आएगा, और 220 इधर आएगा, 220 इधर आएगा तो प्लस, और 220 में से 40 जाएगा तो ये 180 आएगा। तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है, x की वैल्यू 20 है, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, मतलब टोटल कितने लोग थे, तो टोटल से मल्टीप्लाई करोगे 13 से, तो आपको पता चलेगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, 260। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में समझाया है और आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 40 कम लोग अप्लाई करते। अब 40 में कोई भी हो सकता है, सिलेक्टेड बच्चे भी हो सकते हैं, अनसिलेक्टेड भी हो सकते हैं, चयनित अचयनित कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने ऊपर क्या लिया है, 13। और 13 कहां से आया, 13 आया 11 और 2 को जोड़ने से, तो टोटल ऊपर लिया 13, अनसिलेक्टेड कितने हैं, 2। अब 40 माइनस हुआ, 20 अनसिलेक्टेड कम हो गए, फिर ऊपर अगर यहां टोटल है तो यहां भी टोटल लेना पड़ेगा, तो टोटल कितना होगा, 10 + 1 11, और अनसिलेक्टेड कितने हैं, 1। बस इसको हमने सॉल्व किया है और आंसर लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, काफी आसान क्वेश्चन। 2/3 ऑफ A इज इक्वल टू 75% ऑफ B इज इक्वल टू 0.6 ऑफ C। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कभी भी इक्वल वाला केस आए तो हम हमेशा इन्हें कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर मान लेते हैं, k कुछ भी लिख लो, और जब भी कांस्टेंट आएगा तो ये पलटेगा। तो a की एक्चुअल में वैल्यू 2/3 नहीं होगी, क्या होगी, 3/2। b की वैल्यू देखो, 75% का मतलब होता है 3/4, पलट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 4/3। 0.6 का मतलब क्या होता है, 0.6 का मतलब होता है 3/5, तो ये भी पलटेगा, ये बन जाएगा आपका 5/3। अब आपको बस इनका एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। इनका एलसीएम कितना ले सकते हैं, 6, तो सभी में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 का, और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप जब सॉल्व करोगे, ये कैंसिल होगा 3 बार, मतलब ये आ गया 9, ये कैंसिल होगा 2 बार, ये आ गया आपका 8, ये कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 10। 9:8:10, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 9/10, ऑप्शन नंबर डी। इतना सिंपल क्वेश्चन ये वाला था। ठीक है, और ये क्यों पलटता है, क्या है, ये सब चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 99, देखिए, 200 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 17:3 है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, मिल्क और वाटर का जो रेशो है गिवन, वो आपको दिया है 17:3, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 200 लीटर। तो देखिए 17 + 3 कितना होता है, 20, दिख ही रहा है वैसे तो 1 की वैल्यू 10 है, मतलब ये कितना लीटर होगा, 170, और ये कितना लीटर होगा, 30। हमने इनकी रियल क्वांटिटी पता लगा ली।
कुछ दूध और मिलाया गया जिससे नया रेशो 7:1 हो गया। नया रेशो 7:1 हो गया, और क्योंकि मिल्क मिक्स किया है और हम देखते हैं क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है, वाटर। अगर वाटर यहां 30 लीटर है तो यहां भी 30 ही होगा, और 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 7 की वैल्यू मतलब इसका 7 गुना कितना हो जाएगा, 210 लीटर। तो पानी 210 लीटर हो गया, जो पहले 170 था कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे कि सर 40 लीटर बढ़ गया है। बस यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, 100 को देखते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 100, अगेन मिल्क और वाटर का आपको रेशो गिवन है, वो है 7:5, और 15 लीटर पानी मिला दें तो नया अनुपात 7:8 हो जाता है। देखो सिंपल है, नया रेशो 7 और 8 बन गया। वाटर मिल्क सेम है, ये बढ़ गया 3, किसके कारण बढ़ा, 15 के कारण। सो 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5। पूछा क्या है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा। नया मिश्रण ये वाला है या ये वाला, आप कहेंगे ये वाला, ये न्यू है ना। तो अब पानी कितना है, तो पानी की रेशो कितना है, 8, तो पानी की क्वांटिटी अब कितनी होगी, 40। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, 3 कारों की चाल का अनुपात आपको कहा है 2, 3, 4 है। समान दूरी तय करने में इनके द्वारा लिया गया समय। देखिए जब हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम बार बार यूज करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि अगर स्पीड का रेशो, चाल का अनुपात x/y है, तो उनके टाइम का रेशो क्या होगा, वो होगा y/x। ये हमेशा इनवर्स हो जाता है, पलट जाता है। पर 3 के केस में हम कैसे करेंगे कि अगर उनकी स्पीड का रेशो 2:3:4 है, ये स्पीड है, तो उनके टाइम का रेशो क्या आएगा, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। ठीक है, 1/3। अब आपको इनका एलसीएम लेना है, तो आपको दिख ही रहा है इनका एलसीएम क्या लिया जा सकता है, इनका एलसीएम 12 ले सकते हैं। तो सब में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है, 2 से कैंसिल हुआ 6 बार, 3 से 4 और 4 से 3। तो उनका रेशो आएगा, टाइम का जो रेशो है, समय का अनुपात जो आएगा, वो आएगा 6:4:3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। त्रिभुज, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, और आपको यही चीज रेशो में दी हुई है। रेशो में क्या दिया है, 2 + 7 + 11, टोटल कर दो। तो 11 + 7 कितना हो जाएगा आपका, 18 + 2, ये आ रहा है टोटल 20। तो 20 से डिवाइड किया तो मुझे 1 की वैल्यू मिली 9 डिग्री। 9 × 2 18, 9 × 7 63, और 9 × 11 99। ये उनकी डिग्रीज आ गई। बस इतना आपको करना था। कौन सा ऑप्शन है, 18, 63, 99, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, दो गोलों के अर्धव्यास या उसको हम कहें डायमीटर। ठीक है, एक्चुअली रेशो ऑफ डायमीटर ऑफ 2 स्फीयर इज 1:4, और ऊपर आपको अर्धव्यास। कोई नहीं, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको डायमीटर या हिंदी में कहें इसको व्यास, तो व्यास का अनुपात कभी भी दिया है तो वो हमेशा रेडियस मतलब त्रिज्या का अनुपात भी वही होता है। ओके, जो व्यास का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। जो रेडियस डायमीटर का रेशो है वही रेडियस का रेशो होता है। और ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, डायमीटर मान लो आपको D1 और D2 दी हुई है, और आपको अगर रेडियस बनाना है तो दोनों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 2 से डिवाइड करने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसलिए जो डायमीटर का रेशो है वही रेडियस का रेशो रहेगा। तो हमें दोनों की रेडियस का रेशो गिवन है। डायमीटर अगर 1:4 है, व्यास 1:4 है, तो त्रिज्या का अनुपात भी क्या होगा, 1:4 ही होगा। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस बताना है, तो गोले का कर्व्ड सरफेस क्या होता है, ये होता है 4πr²। तो एक बार r1 ले लेंगे, एक बार हम r2 ले लेंगे। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। r1 का स्क्वायर मतलब 1, r2 का स्क्वायर मतलब 16। ये आपका आंसर आ जाएगा 1:16, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। बाकी इससे ज्यादा चीजें हम मेंसुरेशन में अच्छे से पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 104, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर्स, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो एक को A1 नाम दे देते हैं, एक को A2 नाम दे देते हैं, और अगर इसका क्षेत्रफल 225 है तो इसका क्षेत्रफल 256 है। दोनों पे स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो दोनों पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। ओके, 225 किसका वर्ग होता है 15 का, और 256 किसका वर्ग होता है 16 का। ये उनकी भुजा का अनुपात आ गया है ना, ये क्या है भुजा, दोनों की साइड का रेशो आ गया। अब आपसे बोला उनके परिमाप का अनुपात बताइए। सो परिमाप मतलब क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए, तो इधर भी क्या आएगा 4 इंटू ए, ये A2 है ये A1 है, 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो A1 कितना है 15 और A2 कितना है 16, तो यही आंसर अभी भी आएगा 15:16। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 105, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक मोती को 1 2 3 4 में अगर तोड़ा जाता है ना, देखो एक्चुअल में क्या है कि एक पर्ल है, एक मोती है, उसको 2 बार ब्रेक कर रहे हैं। पहले उसे ब्रेक किया गया है 1 2 3 4 में, और बाद में उसे ही ब्रेक किया गया है 3 4 6 7 में। ओके, पहले की तुलना में अगर वो बाद में टूटता है तो 1500 रुपए का ज्यादा लॉस होता है, 1500 का एक्स्ट्रा वहां पे लॉस है। तो देखिए हम करेंगे क्या, आप एक बात ही समझो, जब पर्ल एक ही है, मोती एक ही है, तो पहले उसका रेशो 1 2 3 4 है, और बाद में उसी का जो रेशो है वो कितना है 3 4 6 7। ओके, अब देखो इनका अगर आप टोटल करोगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, इनका टोटल 10 आ रहा है, इनका टोटल करा तो इनका टोटल 20 आ रहा है। जब पर्ल एक ही है, मोती एक ही है, तो टोटल सेम आना चाहिए। ये 20 है, मुझे इसको 20 बनाना है, तो मैं सभी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 बन गया, ये 4 बन गया, फिर 6 बन गया और 8 बन गया। तो अब आप इसको मत देखना, इस वाले को ध्यान से देखना, और ये वाला तो ऑलरेडी इनका टोटल 20 है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब हम एक सबसे खास लाइन पे आते हैं, मोती की लागत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। कॉस्ट ऑफ पर्ल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। हमने सेम क्वेश्चन क्लास में किया है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा। आपको पता है कि जो उसकी कॉस्ट है, ओके, वो उसके वजन के स्क्वायर के बराबर है, मतलब उसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती है। तो जो वेट होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगी। ओके, तो देखिए अगर मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है तो इसकी कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, टोटल तो आपको पता है कि टोटल कॉस्ट इसका, इनका टोटल भी 20 आ रहा है, ओके, और इनका टोटल भी 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। मतलब वो जो पर्ल है, वो जो मोती है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है 400। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है 400। अब हम उनको अलग अलग निकालते हैं कि अलग अलग कितना। तो देखिए यहां पे आप इस 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 8 का स्क्वायर करोगे 64। इन सबको प्लस कर देंगे तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इधर भी कर लेते हैं एक बार। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 7 का स्क्वायर करोगे 49। इन सब का टोटल करेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी। पर एक चीज हम यहां पे और शॉर्ट कर सकते हैं, 16 और 36 ये दोनों तरफ है 16 यहां भी है, 36 यहां भी है, तो ये तो प्लस होके वैसे भी कैंसिल होंगे, तो छोड़ो। अब देखो 64 और 4 कितना होता है 68, 49 और 9 कितना होता है 58। तो आप ये देखिए कि मोती की कीमत में कितना चेंज आ गया, उसकी कीमत में चेंज आ गया 10 का, जबकि रियल में कितना चेंज आया है 15 का, 1500 का। आप इन सबको प्लस करना तो भी डिफरेंस 10 का ही आएगा, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉमन था तो हमने कैंसिल कर दिया। टोटल करोगे आंसर सेम आएगा। तो 10 की वैल्यू 1500, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 150। और अगर 1 की वैल्यू 150 है तो आपसे पूछा है उसकी प्रारंभिक लागत बताओ, तो प्रारंभिक लागत हमने पहले ही निकाल ली थी कि उसकी टोटल वैल्यू यूनिट्स में 400 है। तो 1 की वैल्यू अगर 150 है तो 400 की वैल्यू क्या होगी, तो सॉल्व करोगे करेक्ट आंसर आएगा इसका 60,000। मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ठीक है, तो हमने सबका पहले हम टोटल करते हैं, तो दोनों का टोटल तो 20 है, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, कोई दिक्कत नहीं। इन सबका इंडिविजुअल स्क्वायर निकाला और इनका डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस कितने का आया 10 का।
सो 10 की वैल्यू 50, डिफरेंस 10 का है, प्राइस में डिफरेंस है 1500 का। सो 10 की वैल्यू 1500, 1 की वैल्यू 150, 150 को मल्टीप्लाई 400 से किया, उसकी टोटल वैल्यू हमें पता चल गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। देखिए ये एक डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन है, यहां पे टोटल 4 लोगों की बात चल रही है, ए बी सी और डी। ओके, 3700 रुपए हमें एबीसीडी में बांटना है। ए को सी से 25% कम मिलता है, बी को ए से 1/3 कम मिलता है, डी को ए से। सब एक दूसरे पर डिपेंड है। हम लास्ट से शुरू करते हैं। आपको बोला है कि डी को ए से 11 1/9% अधिक मिलता है। 11 1/9% का मतलब होता है 1/9। डी को ए से 1/9 ज्यादा मिलता है। 1/9 का मतलब कि अगर इसके पास 9 है तो डी के पास 1 ज्यादा होगा। 1 ज्यादा होगा मतलब कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? बी को ए से 1/3 कम मिलता है, तो ए के पास अगर 9 है तो इसको 1/3 कम मिलेगा, मतलब बी को 3 कम मिलेगा। 9 में से 3 गया, कितना आएगा? 6। 3 कम है। ओके, और ए को सी से 25% कम मिलता है। ए को सी से 25% कम मिलता है, मतलब यहां जो वैल्यू आएगी उससे 25% कम इसके पास है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 25% कम है, मतलब ये 75% है इसके कंपैरिजन में। तो 75% की वैल्यू 9 है। 9 अगर 75% का मतलब 3/4, तो 3 नीचे 4 ऊपर, मतलब सी कितना होगा? 12। तो सी अगर 12 होगा, सी अगर 12 होगा तो ये उससे 25% कम है। तो ये हमने सबका कैलकुलेशन कर लिया। अब आपसे बोला है कि टोटल उनके पास 3700 रुपी है, तो इनका टोटल करके देखो। 22 + 6 कितना हो गया आपका? 28। 28 + 9 भी 37 ही होता है। कैंसिल हुआ, 1 की वैल्यू 100। ओके, तो इसके पास कितना है? इसके पास है 900, इसके पास कितना है? 600, इसके पास कितना है? 1200, और इसके पास कितना है? 1000। ये आपके आंसर आ गए। ओके, कौन सा आंसर है? 9, 6, 12 और 100। ओके, बस कैंसिल करना था। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज ये थी, ए को 9 माना तो डी उससे 1 ज्यादा है, और बी 1/3 कम है। 9 का 1/3 3, 3 कम है 6, और सी से ए 25% कम है, मतलब सी की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ये 25% कम है। 100 - 25 मतलब ये 75% है। तो 75% अगर 9 है तो 100% क्या होगा? तो ये सी का आ गया आपका। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 107। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसको भी हम अच्छे से देखेंगे कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन कम से कम 2 बार आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर एक बार में समझना है तो। लोकोमोटिव इंजन के द्वारा कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। कंजप्शन ऑफ कोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। देखो, कंजप्शन जो है कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। वेग मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर। हिंदी में कहें तो उसकी जो खपत है वो समानुपाती है उसके वेग के वर्ग के। ओके, आगे बढ़े। जब वेग 50 मील प्रति घंटा होता है तो खपत 100 किलो होती है। कोयले की कीमत 25 पैसे प्रति किलोग्राम है। इंजन की दूसरी स्थिति में खर्च 9 रुपए प्रति घंटे है, तो 250 मील यात्रा की खपत क्या होगी? ओके, देखिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे, आप यहां पे पहले इस लाइन को समझिए, है ना, फिर हम ऊपर वाली लाइन पे चलेंगे। पहले आप चलें यहां तक। देखो, इंजन की दूसरी स्थिति में खर्च 9 रुपए प्रति घंटे है। टोटल मतलब 1 घंटे का खर्च 9 रुपए है, जबकि कोयला अगर जलेगा 1 किलो तो कितना पैसा खर्चा होगा? 25। तो आपको यह सोचना है कि अगर 1 घंटे का खर्च 9 रुपए है तो इस 1 घंटे में कितना कोयला जला होगा, कितना कंजप्शन हुआ होगा 1 आवर में। कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना, ठीक है। हम क्या करेंगे कि टोटल 1 घंटे में 9 रुपए का कोयला जला है, जबकि कोयले का जो प्राइस है वो 0.25 है, 25 पैसा है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 9/25 और ऊपर जाएगा 100। 25 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, ये आ गया। मतलब टोटल 36 kg, 36 किलो कोयले का कंजप्शन हुआ है 1 घंटे में, है ना। अगर 9 रुपए प्रति घंटे का खर्चा हुआ है तो इस 1 घंटे में कितना कोयला जला होगा, कितना कंजप्शन हुआ होगा, तो वो आएगा 36 kg। ओके, अब ऊपर देखो क्या बोल रहे हैं। जब वेग 50 होता है, मतलब स्पीड अगर 50 है
तो कंजप्शन 100 होगा। लेकिन उसमें भी एक बात उन्होंने कह के रखी है, आप एक बात समझना, इसको हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, दोनों में लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसको अगर हम हटाएं तो ये कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा इनटू वी का स्क्वायर। अगर ये हटाते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, वेग अगर 50 है, वेग मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अगर 50 है तो कंजप्शन, उपभोग, खपत कितनी होगी 100, लेकिन इसका स्क्वायर करना है। लेकिन एक घंटे में खपत कितनी है 36, तो एक घंटे में अगर 36 है, ठीक है, सॉरी ये तो कंजप्शन इधर आएगा, तो स्पीड क्या होगी, है ना, ये हमें पता लगाना है कि उसकी स्पीड क्या होगी। तो आप एक बात समझना, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको सेकंड नाम दे देते हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा 100 अपॉन में 36 इक्वल में k से k कैंसिल हो जाएगा, 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, और नीचे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। ओके, तो 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। और अगर ये इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये 36 इधर चला गया, और 5 इंटू 5 25 बचा, और स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो दोनों बाहर निकलेंगे ना। 36 किसका स्क्वायर है 6 का, और 25 किसका है 5 का, तो 6 इंटू 5 ये आ गया आपका 30। और ये क्या था, ये क्या मिसिंग था, क्योंकि ये 50 क्या था, ये 50 थी उसकी स्पीड, तो ये मिसिंग था, मतलब ये भी क्या है 30 माइल्स पर आवर। इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर 36 किलो कोयला जल रहा है, मतलब स्पीड क्या है 30 मील प्रति घंटे, या किलोमीटर प्रति घंटे नहीं है तो माइल्स पर आवर आया। तो 36 किलो कोयला जलेगा अगर गाड़ी 30 मील प्रति घंटे से चलेगी तो वो बोल रहे हैं कि अगर 250 मील की यात्रा करना है तो खपत क्या होगी, ठीक है। तो अब हमें देखो एक सिंपल सा प्रोपोर्शन बनाना है, इसको मैं यहीं पर बनाने की कोशिश करता हूं, समझना आप ध्यान से। अगर देखो आपको पहले से कहा क्या है, ये अभी हमने निकाला कि अगर 30 माइल्स की स्पीड से जाएंगे तो 36 का कंजप्शन होगा। ओके, तो अगर हमें 250 माइल्स कवर करना है तो कितना कंजप्शन होगा, ठीक है। तो ये हमने आज बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, इनका मल्टीप्लाई होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 36, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? देखो इसको हम यहां कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36 इंटू 250 अपॉन में कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 0 से आपका 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल होगा 12 बार, 12 और 25 का गुणा करोगे टोटल 300 किलोग्राम आएगा। इतना कंजप्शन होगा अगर 250 माइल्स की हम जर्नी कवर करते हैं, मतलब आंसर कौन सा आ जाएगा, सॉरी आंसर आ जाएगा आपका बी। एक बार और क्विक में बता रहा हूं, समझिएगा आप जल्दी से। हमने सबसे पहले क्या करा कि 9 रुपए का खर्चा हुआ, तो आपने सोचा कि 1 किलो का खर्चा है 25 पैसा, तो अगर 9 रुपए खर्च हुए हैं मतलब कितना कोयला जला होगा 36 किलो, टोटल कंजप्शन कितना होगा 36 केजी। अब हमने सोचा, उन्होंने बोला है कि खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है, कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू वेलोसिटी स्क्वायर। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखे तो कांस्टेंट वैल्यू के लेना पड़ेगी। अगर कंजप्शन 100 किलो है और वेलोसिटी चाल 50 है तो 50 का वर्ग बराबर ये, और अगर खपत 36 हो तो उस केस में कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितना उसका स्पीड होनी चाहिए। तो हमने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया, तो हमें पता चला कि अगर वेलोसिटी 30 होगी तो 36 केजी का कंजप्शन होगा। तो 30 पर 36 का कंजप्शन हो रहा है, तो 250 कवर करना है, उसमें कितना कंजप्शन होगा। तो A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, इस तरीके से आपने सॉल्व किया, आपको पता चल गया कि अगर 250 माइल्स कवर करना है सो 300 किलोग्राम का कंजप्शन उसमें होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हमारे टोटल 107 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप इसके नोट्स भी पूरे आपको इसके मिल जाएंगे, सॉल्यूशन अब आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो आप लाइव क्लास में वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।